तो हम आपके सामने 10th का एक प्रतिदर्शन पत्र लेकर प्रस्तुत हुई थी, जिसका अपठित गद्यांश पद्यांश हमने पढ़ा दिया था। तो अब जो नेक्स्ट हमारा चल रहा है वो क्या है, वो होगा व्याकरण से संबंधित। तो हम व्याकरण वाला पार्ट ले लेते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं उसको किस तरह से व्याकरण में हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या हो सकता है क्या गलत, इसमें आपका पूरा वर्णन किया गया है। और इसके ये कई पार्टों में बना हुआ है, तो आप हर पार्ट से जुड़ जाइए, जिससे कि एक वन बाय वन अगर आपको लगता है व्याकरण पार्ट आपको ज़रूरी देखना है तो आप उसको भी चुन सकते हैं। अदरवाइज जितने भी आपका अपठित गद्यांश, पठित गद्यांश, व्याकरण, प्रश्न उत्तर, विज्ञापन पत्र और संदेश लेखन, इन सब का आंसर सहित पूरी तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे कि वो डाउट आपके क्लियर कर सके। और आपका जो भी डिमांड है आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा पार्ट है वह है व्याकरण पार्ट, जो 16 मार्क्स का है और इसका हर पार्ट 4 मार्क का है। तो जैसे आपका वाच्य हो गया और आपका वाक्य हो गया तो 4 मार्क्स के, देन पद परिचय 4 मार्क का, देन आपका रस 4 मार्क का। इस तरह से आपके 4 मार्क के सारे हैं, तो 16 मार्क का है, ये ऑप्शनल है। इसे हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। तो आपके देखो इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको जो 4 क्वेश्चन आपको बिल्कुल कंफर्म आते हैं आप उसको चुनकर उस पर टिक कर सकते हैं, यानी एक क्वेश्चन छोड़ के बाकी आपको करना है। तो क्या दे रखा है, पहला दे रखा है हर्षिता कुछ विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। रचना के आधार पर वाक्य भेद क्या होगा। तो अब आपको व्याकरण साथ साथ में समझनी भी है। इसमें क्या यूज करा गया है, और वर्ड यूज किया गया है। तो जो संयुक्त है, संयुक्त वाक्य जो होते हैं हमारे, वो इन सबको जोड़ने का कार्य करती हैं। तो पहले हम देख लेते हैं। सरल नहीं होगा क्योंकि सरल वाक्य नहीं, इसमें 2 सेंटेंसों का यूज किया गया है। मिश्र वाक्य नहीं होगा, डिपेंडेंट क्वेश्चन सेंटेंस है ही नहीं इसमें, एक दूसरे से डिपेंड नहीं कर रहा है। संयुक्त वाक्य होगा, साधारण वाक्य नहीं, संयुक्त वाक्य होगा। क्योंकि यहाँ पर जो यूज किया गया है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है और, ये और यूज कर रखा है, इसलिए यहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। मैंने एक वृद्ध की सहायता की। दूसरा दे रखा है, जो विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं वह अवश्य सफल होते हैं। तीसरा दे रखा है, अध्यापिका ने अवनी की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ाया। और चौथा दे रखा है, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। अब मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जो हमारा मिश्र वाक्य होता है वो इसके 2 सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस आपका प्रधान होता है, एक गौण होता है, और उस वो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट होता है। तो हमें क्या देखना है इसमें, ये कौन सा हो सकता है। देखो इसमें देख रखा है, मैं एक वृद्ध की सहायता की, ये तो सरल वाक्य हो गया। ठीक है, जो विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं वह अवश्य सफल होते हैं। तो जो वही विद्यार्थी सफल होते हैं जो परिश्रमी होते हैं, तो ही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसमें तथा यूज कर रखा है, नेक्स्ट वाले में तथा यूज कर रखा है, तो ये होगा नहीं क्योंकि ये संयुक्त वाक्य में आ गया ना। प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ाया। अब यहाँ दे रखा है, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, ये सरल वाक्य है। ठीक, नेक्स्ट दे रखा है आपका प्रलय, एक मिनट, प्रेयश प्रेष बाजार गया, वहां से सेब लाया। इस वाक्य में संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। अगर हम इसे संयुक्त वाक्य में लिखेंगे तो किस तरह, प्रश्न, प्रेयश बाजार गया और वहां से सेब लाया, या प्रेयश सेब लाया जब वह बाजार गया, या प्रेयश बाजार जाकर सेब लाया, या जब प्रेयश बाजार गया तो वहां से सेब लाया। तो इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है संयुक्त वाक्य में बदलना है, उसमें और ना, और आएगा।
तो और के लिए यहाँ पर यह है, प्रियश बाजार गया, क्योंकि एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, इसको जोड़ने का कार्य और कर रहा है, तो यह संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट दे रखा है, यही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट दे रखा है, जो वीर होते हैं वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, रेखांकित वाक्य का भेद बताओ। तो इसमें क्या दे रखा है, भेद बताना है। भेद यानी रेखांकित वाक्य का भेद। ये पहली बात है, ये जो वाक्य कौन सा है, ये है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य के हमारे जो भेद हैं वो कौन कौन से हैं, हमारे मिश्र वाक्य के जो भेद हैं, संज्ञा उपवाक्य है ना, क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, ये है। तो संज्ञा उपवाक्य नहीं होगा, क्रिया विशेषण भी नहीं होगा, लेकिन इसका जो होगा वो क्रिया आपका विशेषण आश्रित वाक्य। जो वीर होते हैं वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने क्रिया विशेषण कहा था कि वो क्रिया एक दूसरे पर जब तब ऐसे करके आता है, लेकिन यहाँ पर जो आया है ना, क्योंकि संज्ञा का जो होता है उसमें की आता है, की उसको दर्शाता है, और विशेषण के लिए जो दर्शाता है, और क्रिया विशेषण जब तब जैसे तैसे ऐसे यूज होता है, तो यहाँ पर आंसर होगा विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है आपका, निम्न में से सरल वाक्य है, प्रातः काल हुआ और सूरज की किरणें चमक उठी। जब प्रातः काल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी। प्रातः काल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी। जैसे ही प्रातः काल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी। अब सरल वाक्य किसे कहते हैं, सरल वाक्य उसे कहते हैं जो सिंपल सेंटेंस के रूप में आता है। तो यहाँ पर देखो और आया, ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर जब प्रातः काल हुआ तो सूरज की किरणें चमक उठी, तो जब आया ये भी नहीं होगा। दूसरा दे रखा है, प्रातः काल होते ही, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। प्रातः काल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी, यहाँ पर जब तब और दूसरा सेंटेंस कहीं पर भी यूज नहीं हो रहा, एक ही सेंटेंस के रूप में इसको यूज किया गया। सरल वाक्य होता है सिंपल सेंटेंस, तो इसका आंसर होगा ग। जैसे ही प्रातः काल हो, ये भी नहीं होगा, ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, ये संयुक्त वाक्य है, आपका का संयुक्त वाक्य है, ये खा मिश्र वाक्य है, घा मिश्र वाक्य है। तो याद रखना, जहाँ पर और जब तब यूज नहीं होगा वहाँ सरल वाक्य है, और जहाँ और तथा करके यूज होगा वह संयुक्त वाक्य है, और जहाँ जब तब जैसे तैसे इसलिए किंतु परंतु ऐसे यूज होंगे वो आपका क्या होगा, मिश्र वाक्य। चलो नेक्स्ट करते हैं इसके। नेक्स्ट दे रखा है, अब आपका जो दे रखा है, निम्नलिखित भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। अब ये सेम वैसे ही है कि आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको 4 इसमें करना है। तो वो कैसे कैसे करना है, चलो देखते हैं। इस वाक्य का वाच्य लिखिए। अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। तो इसमें कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य या करणवाच्य। पहली बात है, करणवाच्य जो होता है वो आपका होता ही नहीं है। ठीक, ये तो होगा ही नहीं। अब भाववाच्य नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई प्रभाव दिखाई नहीं दिया है। अब आगे दे रखा है कर्मवाच्य, तो इन्होंने कुछ ऐसा जोड़े के द्वारा वगैरह कुछ आपको ऐसे दिया, सिंपल सेंटेंस है एकदम। अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया, दिस इज अ कर्तवाच्य, तो इसका आंसर होगा ग। नेक्स्ट दे रखा है, हम उस मैदान खुले मैदान में दौड़ सकते हैं। उपयुक्त वाक्य में भाववाच्य में बदलिए। अब इसका भाववाच्य कैसे होगा, हम दौड़ सकते हैं इस खुले मैदान में, हम इस खुले मैदान में दौड़ सकेंगे, और हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जाएगा। नेक्स्ट देखा, हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है। जहाँ भावनाओं को एकदम पावरफुली प्रकट कर रहे हो ना, जा सकता है, जा धातु का प्रयोग किया गया है। हमसे इस मैदान में मैदान हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है, ये होगा इसका घ आंसर। भाववाच्य में जिसमें प्रभाव दिखा रहे हैं, ताकत, अपनी बोलने की ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है, वहां पर आपका भाववाच्य आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सुमन जल्दी से उठती, सुमन जल्दी नहीं उठती। प्रयुक्त वाक्य में भाव वाक्य में बदलिए। भाव वाक्य में बदलने के लिए क्या हम करेंगे, हमने कहा था कुछ
प्रभाव दिखाना एकदम, भाववाच्य। तो सुमन जल्दी से उठ पाती। दूसरा दे रखा है सुमन जल्दी से नहीं उठ सकेगी। तीसरा दे रखा है सुमन जल्दी से नहीं उठ पाएगी। सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता। देखो आप इस सेंटेंस को सबको देखो, सकेगी, नहीं उठ सकेगी, नहीं उठ पाएगी, नहीं उठ पाती, ये जो है ये एक हमें ज़्यादा प्रभावशाली हमें क्या लगता है, सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता। इसका आंसर भाव में ये है। ऐसे देखो इसमें भी जा धातु का जाता, जा सकता है ना। तो इस तरह से भाववाच्य में। नेक्स्ट इसमें दे रखा है निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तवाच्य वाली वाक्य छांटिए। कर्तवाच्य वाले वाक्य कौन से हो सकते हैं? अरविंद द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा। बच्चों द्वारा अब कर्तवाच्य हमें छांटना है इसमें, ठीक है। तो कर्तवाच्य क्या होता है? जहाँ सिंपल सेंटेंस आ जाता है। और कर्तवाच्य में दो आ जाते हैं आपके, भाववाच्य और कर्मवाच्य। अब हमें सिंपल सेंटेंस वाला इसमें देखना है कैसे। अभी अरविंद द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा, तो अब ये द्वारा वाला तो हट ही गया, ऐसा होता ही नहीं सिंपल वाले में, तो ये रॉन्ग है। बच्चे द्वारा नमस्कार, ये भी नहीं होगा। फिर इसके बाद दे रखा है सरकार द्वारा लोक कलाकारों का सम्मान, ये भी नहीं, कलाकारों का सम्मान ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेता ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, ये होगा, इसका आंसर होगा घ। ठीक। नेक्स्ट दे रखा है निम्न में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प नहीं है? मुझसे यह अब देखा नहीं जाता, भाववाच्य का विकल्प नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। मुझसे अब देखा नहीं जाता, आइए चला जाए, हमें धोखा दिया जा रहा है, या राधा से बोला नहीं जाता। मैंने क्या कहा, एकदम जो प्रभाव दिखा, देखो इसमें मुझसे अब देखा नहीं, विकल्प नहीं, हमें ये देखना है जो भाववाच्य का विकल्प नहीं है, जो भाववाच्य नहीं है वो देखना है। हमसे अब देखा नहीं जाता, यहाँ पर आपकी भावनाओं को प्रकट किया है जिगर, ये भी सही है। आइए चला जाए, ये भी ठीक है। हमें धोखा दिया जा रहा है, इसमें नॉर्मली कर्म का प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो यही इसका आंसर होगा, बाकी सब नहीं होंगे। ठीक है, ये इसका आंसर है। राधा से बोला नहीं जाता, तो यहाँ भावना हो, देखो ऐसा देखो, हमें हमें धोखा दिया जा रहा है, यही ये आपका कर्मवाच्य, भाववाच्य नहीं है। चलो अब नेक्स्ट आपका जो दे रखा है वो क्या है? व्याकरण का जो पार्ट है वो है आपका पद परिचय। अब पद परिचय में कैसे है? सूरदास, अच्छा इसमें निम्न में से 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों का उत्तर दिए। इसमें भी सेम ऐसे ही करना है। कैसे? सूरदास ने सूर सागर की रचना की, रेखांकित पद का परिचय है। तो अब जो दे रखा है आपका वो क्या दे रखा है? सूरदास। तो सूरदास दे रखा है। अब सूरदास के लिए आपको कैसे, आप इसको क्या क्या हो सकता है? सूरदास एक नाम है, तो सबसे पहले तो हम नाम देख लेते हैं। नाम किस में आता है? पहले बात है संज्ञा है, संज्ञा में नाम आ रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ये है, ये दे रखी, ये दे रखी है। बाकी जातिवाचक तो अब हटा दो इन दोनों को। नेक्स्ट दे रखा है आपका सूरदास ने सूर सागर की रचना की, तो एक वचन होगा, इन दोनों में भी एक वचन है। देन पुल्लिंग, बिल्कुल सही बात है, सूरदास जी पुल्लिंग में है। अब क्या देगा? ने, कर्ता ने, दिस इज ए ने, है ना। तो ये जो ने है, ने के कारण अब हम इसको करेंगे क्योंकि ये सब इक्वल है इसमें। अब ने, कर्ता ने डाल रखा है, तो कर्ता ने, कर्ता कारक, तो ग इज आंसर करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट दे रखा है आपका वह नृत्य नित्य घूमने जाता है। नित्य घूमने, रेखांकित पद पर का परिचय दीजिए। अब आपका जो दे रखा है वो दे रखा है नित्य, नित्य घूमने जाता है। अब नित्य क्या होता है? नित्य यानी रोज, डेली। और घूमने जाता है, घूमने जाता मतलब क्या होता है? घूमने जाना मतलब यहाँ पर क्रिया चल रही है ना। अब
यहाँ पर क्या होगी, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि घूमने जाता है, इसकी क्या विशेषता है, नित्य यानी रोज डेली घूमने जाता है। तो अब जहाँ क्रिया विशेषण आ गया वहाँ पक्का तो अव्ययी होगा, और आपके ऑप्शन में भी अव्यय दे रखा है यहाँ पर दोनों में। अब दे रखा है घूमने जाता है ना, तो अब घूमने जाने वाला जो वो होता है, स्थान तो दे नहीं रखा कहाँ घूमने जाता है, यहाँ दे रखा कब घूमने जाता है, तो यहाँ कालवाचक विशेषण आएगा, कब, क्योंकि काल मतलब होता है समय, है ना। फिर इसके बाद दे रखा है घूमने जाता है ना, घूमने जाना क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर होगा वो ही होगा घ। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, तालाब में कमल खिलते हैं, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। अब इसमें जो दे रखा है वो है आपका खिलते हैं, ये खिलते हैं का परिचय देना, खिलते हैं मतलब क्या, कार्य हो रहा है। तो कार्य हो रहा है तो इसका क्या होना चाहिए कि क्रिया होनी चाहिए, पहले तो क्रिया तो चारों में दे रखी है, अब कौन सी क्रिया होनी चाहिए, कमल खिलते हैं, कमल खिलना, तो कमल खिलना जो क्रिया होती है वो है अकर्मक क्रिया, क्योंकि वो इनका अपना नेचुरली वर्क होता है। और आंसर भी निकाला है कि किसे खिलते हैं, कब खिलते हैं, तो कुछ ऐसा कुछ आंसर इसका आएगा नहीं, ठीक है। अब इसमें देखिए खिलते हैं बहुवचन है, ठीक बात है, अकर्मक क्रिया यहाँ पे भी दे रखी है, एक वचन दे रखा है, ये रॉन्ग हो गया है क्योंकि खिलते हैं यानी बहुवचन में आ गया। अब अब इसमें क्या दे रखा होगा कि तालाब में कमल खिलते हैं, तो इसमें कौन सा होगा, पुल्लिंग होगा, फिर वर्तमान काल है, खिलते हैं ना, फिर कर्तवाच्य सही दे रखा है। अब इसमें स्त्रीलिंग अगर हम करेंगे, कमल खिलते हैं, तालाब दे रखा है, तालाब पुल्लिंग है, समझे, तालाब स्त्रीलिंग नहीं है। और खिलते हैं जो कार्य हो रहा है वो उसका उसी का प्रभाव दिखाया जा रहा है। कमल जो है, कमल इसमें जो आपको देखो, तालाब पुल्लिंग है, कमल भी पुल्लिंग है इसमें। कमल भले ही फूल है, फूल स्त्रीलिंग में आता है, पर कमल खिला, खिली नहीं, कमल खिली नहीं होती है ना, तो इसमें क्या होगा, कमल इसका पुल्लिंग में आएगा, तो इस चीज पे ध्यान देना, तो इसका आंसर होगा ख। नेक्स्ट दे रखा है, रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया, रेखांकित पद परिचय बताओ। तो रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया, तो ये रंग बिरंगा का हमें बताना है। अब रंग बिरंगे जो हैं वो कैसे क्या होगा, संख्या में तो होगा ही नहीं, ये तो रंग है। फिर विशेषण है, फूल की विशेषता बता रहा है, तो गुणवाचक होगा, सारे गुणवाचक, तो गुणवाचक तो तीनों दे रखे हैं। अब हमें इसमें देखने हैं, बहुवचन होगा, रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया, रंग बिरंगे फूल देखकर, तो यहाँ पर जो है पहली बात है ये सही है, एक मिनट, ये ठीक है, गुणवाचक विशेषण हो गया, ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, नेक्स्ट वाले में रंग बिरंगे फूल यानी बहुत सारे फूल यानी बहुवचन, देन फूल इज अ पुल्लिंग, फूल एक पुल्लिंग है। फिर उसके बाद फूल विशेष्य का विशेषण है, यानी फूल की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, तो इसका आंसर होगा ख। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन ये दे रखा है, ये दे रखा है प्रधानाचार्य ने आपको बुलाया है, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। अब इसमें जो पद परिचय देना है आपको, आपको का पद परिचय इसमें देना है, तो आपको का पद परिचय कैसे हो सकता है, आप बताओ, आप कौन सी, पहले बात है सर्वनाम है, ठीक है, अब कौन सा सर्वनाम है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। फर्स्ट में होते हैं हम, सेकंड पर्सन कौन होता है जिससे हम बात कर रहे हैं, और थर्ड पर्सन कौन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। तो अब ये उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है,
या फिर अन्य पुरुष है। तो आपको बुलाया है ना, तो ये होगा मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष यहाँ दे रखा है, मध्यम पुरुष यहाँ भी दे रखा है, बाकी सबको छोड़ दो अगर आप इसमें कंफर्म हो तो। फिर इसके बाद दे रखा है, दे रखा है, क्या दे रखा है कि सर्वनाम है, आपको बुलाया है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों है, या फिर एक वचन है, या फिर कर्ता कार्य है। देखो इसमें दे रखा है सर्वनाम, सर्वनाम ठीक है, इस पहले वाले में स्त्रीलिंग, फिर बहुवचन। आप हम नीचे वाले में को भी देखेंगे, दूसरे वाले को, तो स्त्रीलिंग इसमें भी दे रखा है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों हो सकती हैं, मे भी दोनों हो सकते हैं, तो ये हम इस पे चले जाते हैं। अब बुलाया है, बुलाया यानी बुलाने वाला एक ही बंदा है प्रधानाचार्य ने, तो एक वचन में आएगा ये, बहुवचन नहीं आएगा। फिर इसके बाद है कर्म कारक। कर्म कारक कैसे है, आपको, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक होगा ना, कर्म को तो कर्म कारक होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गा। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट दे रखा है आपका रस। रस क्या दे रखा है, रस में ध्यान दो, निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। अब कैसे दे रखा है आपका उत्तर, कि पहला दे रखा है, भय की अधिकता में किस रस की निष्पत्ति होती है। जब भय होता है तो कौन सा रस आता है, वीर रस, करुण रस, भयानक रस, या रौद्र रस। रौद्र तो गुस्से में आता है, ये नहीं होगा। करुण रस दया में आता है, वीर रस वीरता में आता है, उत्साह में आता है, भयानक रस इसका आंसर होगा। नजर निर्वेद किस रस का स्थाई भाव है, निर्वेद मतलब कुछ ना होना, तो स्थाई भाव ये होगा आपका शांत रस का, जहाँ कुछ नहीं होता। करुण रस नहीं, हास्य रस नहीं है, निर्वेद होता है जो खालीपन, शांति एकदम, उसको। तो इसी तरह से याद रखो उसको, कि निर्वेद मतलब जहाँ शांति होती है। तो इसका और इसका आंसर ये। इसको आता है, तनकर भाला यूं बोल उठा राणा, मुझको विश्राम न दे, तुझको वैरों की वैरी की से हृदय शोभ, तू तनिक मुझे आराम न दे। उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा रस निहित है, तो उपयुक्त काव्य में वीर रस है, शांत रस है, शांत तो है ही नहीं क्योंकि इसमें शांति कहीं दिखाई नहीं, जितना तनकर भाला यानी गुस्से में तनकर एकदम जगह। करुण रस नहीं होगा क्योंकि कुछ दया भाव इसमें। रौद्र रस, रौद्र रस हो सकता है, पर इसमें क्या दे रखा है, तनकर भाला यूं बोल उठा, मतलब राणा जी का जो भाला तो तनकर युद्ध में तन के बोल उठा, तो यहाँ वीर रसी होगा, वीरता दिखाना, क्योंकि युद्ध में इसमें बोला मुझको तनिक विश्राम न दे, हृदय शोभ, तू तनिक मुझे आराम न दे, मुझे बिल्कुल भी विश्राम मत दे। और जो तुम्हारे जो वैरी हैं, दुश्मन है, क्योंकि यहाँ दुश्मन बता रखा है, तो उसको तुम जब तक उनको तुम हटा नहीं देते तब तक आप मेरे को विश्राम मत, आराम मत दो। तो इसका आंसर होगा वीर रस। ठीक, अच्छा नेक्स्ट आपका जो दे रखा है वो है, किस रस को रसराज कहा जाता है। भाई ये बहुत आता है, रसराज जो होता है हमारा, सीधी बात है, श्रृंगार रस को कहा जाता है, रसों का राजा इसे कहा जाता है। इसका आंसर ही होगा ये। विभत्स रस की का स्थाई भाव क्या होगा, विभत्स रस। विभत्स तो क्या होता है, जिसमें तुम्हें जो नहीं है गंदापन लगता है ना, उसको हम विभत्स रस बोलते हैं। तो जुगुप्सा, विभत्स यानी जुगुप्सा होगा। शोक नहीं होगा, उत्साह भी नहीं होगा वीर रस का, हास्य भी नहीं होगा, हास्य का है तो इसका जुगुप्सा ही होगा। ठीक, इसको भी कर लेना। चलो, तो इस तरह से आपका ये व्याकरण पार्ट इस वीडियो में फिनिश होता है, खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है आपका वो पठित गद्यांश है, और वो 14 मार्क्स के हैं। ठीक, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर प्रस्तुत होंगे, वो तो उसका 3rd पार्ट होगा। और व्याकरण पार्ट हमारा समाप्त हो गया है। आप इससे पहले 2 पार्ट आप देख सकते हो, वो अपठित गद्यांश के थे और व्याकरण के थे। ठीक है, व्याकरण का हमने अभी प्रस्तुत करा है, और नेक्स्ट आपका पठित वाला आएगा। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आई और समझ में आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि और बच्चों की भी हेल्प हो सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।